हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए हिस्ट्री के रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक पढ़ा था, जो हमारी मेन फ्रीडम हिस्ट्री की जो मेन लाइन ऑफ हिस्ट्री है, दैट इज ओवर नाउ कुछ एडिशनल टॉपिक्स जैसे रिवॉल्यूशनरी इवेंट्स जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में होते हैं, हमारे रिवॉल्यूशनरीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, उसके बारे में देखते हैं। 1902 में एक अभिनव भारत नाम की संस्था बनती है जो सम सॉर्ट ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करती है। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत बनाई है। 1908 में मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, जहां पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो युवा हैं 18-19 साल के, और वो जो नया मुजफ्फरपुर में जो डिस्ट्रिक्ट जज आया है किंग्सफोर्ड, अभी ट्रांसफ़र होके पहुंचा है, और उसके जो पहले के फैसले हैं वो भारतीयों के अगेंस्ट हैं। तो वो उसको सबक सिखाने के लिए ये प्लान बनता है कि खुदीराम बोस को बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, और ये प्लान होता है कि जब किंग्सफोर्ड एक बग्गी पे निकल रहा होगा तो उसके ऊपर ये बॉम्ब फेंका जाएगा, उसे मारने का प्लान था। बट ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बॉम्ब तो फेंके गए बट दो महिलाओं की डेथ हो जाती है। इसलिए मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस को कैनेडी मर्डर्स भी कह देते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनेडी मर्डर्स। तो इसमें फिर प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस को चेस किया जाता है। जल्दी ही उनमें जब पकड़ने की नौबत आ जाती है तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को गोली मार ली है। ही शॉट हिमसेल्फ डेड, जैसे आगे चल के सुभाष चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। और प्रफुल्ल चाकी वॉज कॉट, ट्राई किया जाता है एंड ही वॉज हैंग्ड। उनको फांसी हो जाती है एंड दे वर वेरी वेरी यंग टू द टास्क दे हैड डन एट दैट टाइम। 1908 में ही अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है। अलीपुर कलकत्ता में एक जगह है जहां पर एक बॉम्ब फैक्ट्री पकड़ी जाती है। माना जाता है कि इसको पीछे से चला रहे हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष स्वदेशी मूवमेंट में बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लाल बाल पाल जो था ग्रुप, उसी के मेंबर हैं, और अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं। उनके ऊपर मुकदमा चलता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस बंगाल में। तो ये बेसिकली बॉम्ब फैक्ट्री, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉम्ब फैक्ट्री। ही फेस्ड अ ट्रायल, फाइनली ही वॉज एक्विटेड एंड देन ही लेफ्ट फ्रीडम स्ट्रगल एंड went into a spiritual kind of life with his abode at पौंडीचेरी चले जाते हैं। उनका ये फ्रीडम स्ट्रगल में एंड होता है। 1912 में जो हार्डिंग 2 है, वायसरॉय हार्डिंग 2 है, दिल्ली नई कैपिटल बनी है, उसका उद्घाटन के लिए वो निकला है। जब माना गया है जब वो अपनी एंटूरेज के साथ मूव कर रहा होगा तो उसके ऊपर बॉम्ब फेंका जाएगा। रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल, they threw a bomb on Harding 2, Viceroy Harding 2. Somehow Harding could not be killed, he was injured only. And this in रास बिहारी बोस का implication हुआ है। रास बिहारी बोस फिर छुपते छुपाते रहते हैं। 1915 में फिर वो सपोर्ट करते हैं गदर मूवमेंट के जो लोग भारत वापस आ गए थे, और 1915 में हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें वापस यहाँ से भारत से जाना पड़ता है। ताउम्र जापान में रहते हैं और आईएनए की फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रास बिहारी बोस। एक रास बिहारी घोष भी हैं। रास बिहारी घोष वो है जो 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये रास बिहारी बोस हैं, रिवॉल्यूशनरी हैं। ये हार्डिंग बॉम्ब केस है। उधर 1924 में बड़े स्तर पे पहली बार रिवॉल्यूशनरीज इकट्ठे होते हैं और बनाते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। राम प्रसाद बिस्मिल इसके अध्यक्ष हैं। अशफाक उल्ला खान हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इसमें राजेंद्र लहरी हैं, मनमथ दास गुप्ता हैं, बहुत बड़े बड़े लोग इसमें हैं। ये सब मिलके इसे बनाते हैं और ये एक संस्थागत तरीके से ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए बनाते हैं। इन्होंने प्लान किया है कि ये गतिविधियाँ करने के लिए फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। तो सरकारी पैसा एक ट्रेन में जा रहा होगा लखनऊ के पास काकोरी में। उस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन है, उसे लूटने की कोशिश की गई है और सरकारी खजाना लूट भी लिया गया है। बट ऐसे ऐसे एविडेंसेस वहाँ कुछ छूट जाते हैं जिससे कुछ लोग पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर ट्रायल होता है, जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कह देते हैं।
जिसमें आचार्य पूरी की पूरी शामिल है। इसी में राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्लाह खान को फांसी दे दी जाती है। बाकी लोगों, कुछ और 2 लोगों को फांसी दी गई थी और बाकियों को जेल हो जाती है। 1937 में जब कांग्रेस की सरकारें बनी थी राज्यों में, तो जितने राज्यों की जेल में काकोरी के प्रिजनर्स थे उनको उस समय की सरकारों ने एमनेस्टी दे दी थी, मतलब उनका सेंटेंस माफ़ कर दिया था, उनके पास वो अधिकार था। तो ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस था। 1928 में भगत सिंह बहुत एक्टिव हो गए थे। भगत सिंह ने एक संस्था बनाई थी पंजाब नौजवान भारत सभा, उसके वो फाउंडिंग मेंबर थे और 1928 में बहुत एक्टिव हो गए हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में। इसका नाम अब सोशलिस्ट हो जाता है, इसमें HS सोशलिस्ट भी जुड़ जाता है। और इसी साल जब नवंबर में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है साइमन कमीशन में, तो फिर वो बदला लेते हैं और होता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। जब दिसंबर 1928 में मारा गया है स्कॉट, प्लानिंग ये थी कि सॉन्डर्स मारा गया है, प्लानिंग थी स्कॉट को मारने की जिसने लाठियां बरसाई थी, बट इंफॉर्मेशन रॉन्ग थी। और जो नया प्रोबेशनर IPS जो पुलिस इंडियन पुलिस सर्विस उस समय होती थी, जो ये नया प्रोबेशनर था सॉन्डर्स, जब ये निकल रहा था थाने से तो ये समझा गया कि यही स्कॉट है। तो भगत सिंह एंड अदर्स दे कॉन्स्पायर्ड एंड दे किल्ड सॉन्डर्स। दे वांटेड टू टुक द रिवेंज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। इसके बारे में एक बहुत अच्छा मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। भगत सिंह के बारे में है, प्रेपॉन पे जाके और डिटेल में है, फॉर योर इंटरेस्ट ओनली। तो ये दिस वॉज लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 1929 में ही असेंबली बॉम्ब केस होता है, जब पार्लियामेंट में ऐसे 2 बिल पास होने वाले हैं जिसमें वर्कर्स के अधिकारों का हनन होना है। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त यहाँ भेष बदल कर बैठते हैं और 1929 अप्रैल में जब पार्लियामेंट उस बिल को टेकअप करती है तो वो कुछ बॉम्ब फेंक देते हैं और साथ साथ पैम्फलेट भी फेंकते हैं कि ये आवाज़ की गई है बहरों को सुनाने के लिए, ऐसा वो बोलते हैं। और उनका कोई उद्देश्य किसी को मारने का नहीं था, बिकॉज दे वर जस्ट स्मोक बॉम्ब्स। बट इन द वेल ऑफ द हाउस बॉम्ब्स वर थ्रोन एंड भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त वर अरेस्टेड ओवर देयर एंड भगत सिंह वॉज ट्राइड इन वेरियस केसेस, मेन केस बीइंग लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। और 23 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन टॉक्स कंक्लूड हो चुकी थी, उसके बाद उनको फांसी दे दी जाती है लाहौर जेल में। भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है, किंग ऑफ मार्टियर्स भी कहा जाता है। सो दिस वॉज भगत सिंह। और उससे पहले 27 फरवरी को उसी साल अल्फ्रेड पार्क, जिसे चंद्रशेखर आजाद पार्क इलाहाबाद में कहते हैं, वहां पर अपने को जब पकड़े जाने की बात आती है, चंद्रशेखर आजाद शॉट हिमसेल्फ डेड। तो ये भगत सिंह आज़ाद के साथ लगभग ये मुहिम ख़त्म सी होती दिखाई देती है। इसमें आखिरी इवेंट होता है जब चटगांव बंगाल में जो आर्मरी है, शास्त्रागार है, उस पर कब्जा कर लेते हैं बहुत से लोग, जिसमें सूर्यसेन लीड कर रहे हैं। सूर्यसेन को मास्टर डा कहा जाता था, वो पहले टीचर थे और रिवोल्यूशनरी बन गए थे। तो ये पूरी की पूरी शास्त्रागार चटगांव में है, इसे कब्जा कर लेते हैं, इसे कब्जा करने के लिए पहुंचते हैं और ये बहुत बड़ा इवेंट था और इस तरीके की इवेंट्स का लास्ट इवेंट कह सकते हैं इसे। और इसी में बहुत सारी वीमेन रिवॉल्यूशनरीज भी शामिल हुआ करती थी। चटगांव आर्मरी रेड, दिस वॉज दिस थिंग। उसके बाद ये मुहिम ठंडी पड़ जाती है। भारत के बाहर देखें तो 1940 में, आउटसाइड इंडिया अगर देखें तो ऐसी गतिविधियां बहुत सारी हुई थी। 1940 में उधम सिंह ने बदला लिया है जलियांवाला बाग का, जब उन्होंने माइकल ओ डॉयर को लंदन में मार दिया है। जुलाई 1940 इन कैक्सटन हॉल इन लंदन, सरदार उधम सिंह किल्ड माइकल ओ डॉयर। माइकल ओ डॉयर कौन था? ये जलियांवाला बाग के समय पंजाब का गवर्नर था। ये डायर नहीं है, जनरल डायर तो आर्मी कमांडर था, जिसको फिर हंटर कमेटी के रिकमेंडेशन पर नौकरी से निकाल दिया गया था। ये डॉयर है। He was governor of Punjab at the time of Jallianwala Bagh. He also being responsible for Jallianwala Bagh. उधम सिंह का जिंदगी का उद्देश्य ही जलियांवाला बाग का बदला लेना था, तो he remained in England all the time. वहीं पे रहे थे और वहीं पे उनको वो मार देते हैं डॉयर को, और उनको फांसी भी हो जाती है। वहाँ उनको फांसी हो गई थी।
सरदार उधम सिंह को। उधर भारत के बाहर और गतिविधियां देखें तो 1905 में एक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस बनाया है। इंडिया हाउस वो संस्था थी जहां जो भारतीय बाहर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करने जा रहे हैं उनको इकट्ठा करने की संस्था थी। स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पर रहते हैं, उनको वजीफा दिया जाता है, रहने की व्यवस्था की जाती है और उनको इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है कि वो फ्रीडम स्ट्रगल के लिए काम करें। उन्हीं में एक स्टूडेंट है मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा जब वहाँ हुआ करते हैं तो वही इसके मेंबर हैं। तभी वीडी सावरकर ने विजिट किया था इंडिया हाउस और मदन लाल ढींगरा ऐसे ही खड़े हुए उनसे कहते हैं कुछ करना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मदन लाल ढींगरा ने मोटिवेट हुए हैं और मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाली नाम का एक ऑफिशियल है, ही वॉज नॉट वाइसरॉय कर्जन, ये एक ऑफिशियल है कर्जन वाइली, उसको मारा है कर्जन वाइली को। तो इट वॉज एंड ही वॉज गिवन डेथ सेंटेंस ऑल्सो, इनको फांसी दे दी जाती है। तो दिस वॉज फर्स्ट सच इवेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ दिस नेचर when Madan Lal Dhingra, member of India House, killed an official Curzon Wiley in London in 1909. श्यामजी कृष्ण वर्मा ने एक जर्नल निकालते थे द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, और इनकी संस्था का नाम था इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस जनरली उसे कह दिया करते थे। ये भी एक फैक्ट है इनके बारे में। उधर 1913 में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो था गदर मूवमेंट। भारत के बाहर जो लोग रह रहे थे कनाडा और यूएसए वगैरह में, वो सब मिल के बनाते हैं गदर पार्टी। गदर पार्टी फाउंड हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में, नॉट इन पेरिस, नॉट इन जर्मनी, नॉट इन यूके, इट वॉज इन अमेरिका। और लाला हरदयाल बीइंग एन इम्पॉर्टेंट फोर्स बिहाइंड फाउंडिंग ऑफ गदर पार्टी, सोहन सिंह भागना एंड मैनी मोर पीपल वर देयर who were there, बट लाला हरदयाल का नाम ज़्यादा प्रोमिनेंट है। गदर नाम का अखबार निकालते हैं लाला हरदयाल, वो उसके संपादक हैं। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा इसका पंच लाइन हुआ करती है। तो ये गदर मूवमेंट कहलाता है, जो कोशिश करते हैं कि कैसे बाहर बैठ के भारत की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया जाए। मैडम भीकाजी कामा पेरिस से फ्रीडम स्ट्रगल चलाती है। मैंने बताया था 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इन्होंने एक मीटिंग अटेंड की है जहां सभी गुलाम देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स इकट्ठे हुए हैं और झंडा भी एक डिज़ाइन किया है। मैडम भीकाजी कामा वंदे मातरम नाम का एक अखबार भी निकालती हैं, वंदे मातरम। शी यूज्ड टू ब्रिंग अ वंदे मातरम, शी यूज्ड टू वर्क फ्रॉम पेरिस। और अगर सबसे बड़ी घटना ले लें इस संबंध में तो वो है इंडियन नेशनल आर्मी, जो 1922 में बन जाती है। कैप्टन मोहन सिंह, जो जापानियों ने मदद की है भारतीयों को भारत के बाहर पर्टिकुलरली साउथ ईस्ट एशिया में एक आर्मी बनाने में, जिसे आईएनए कहते हैं, यूजिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर। जो वहाँ पर जब जापान ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कब्जे में ले लिया है तो जो भारतीय हैं उनको अरेस्ट कर लिया था, वही सब कहलाते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उन सब की मदद से जापान ने सपोर्ट किया है तो बनी है इंडियन नेशनल आर्मी। पर ये चल नहीं पा रही है तो फिर सुभाष चंद्र बोस, जो जर्मनी में डेरा डाले हुए हैं 1.5 साल से, 1941 में भारत से चले गए थे, तो सुभाष चंद्र बोस फिर आते हैं, उनको लाया जाता है। यू बोट वो सबमरीन थी जिसकी मदद से सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जापान की मदद से आते हैं साउथ ईस्ट एशिया और फिर रीस्टार्ट करते हैं आईएनए, जिसका पहला फेज कैप्टन मोहन सिंह ने चलाया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस चला। ये रास बिहारी बोस was an ideological force behind the formation of INA। बाद में सुभाष चंद्र बोस चलाते हैं यू बोट। दिस इज राज बिहारी बोस, दिस इज सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस इसे चलाएंगे आगे चलकर। यू बोट में ये कहा जाता था इस सबमरीन में सफ़र करने का मतलब है कि कम ही ऐसी यात्राएं, यू बोट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, इसमें यात्राएं सफल ज़्यादा नहीं हो पाती थी। बट सुभाष चंद्र बोस अंडरटुक दिस डेंजरस यू कैन से जर्नी। उधर सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक दो बातें जान लेते हैं। 1920-21 में वो 21 में सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हुए थे और चौथी रैंक उनकी आई थी। अपने भाई से बात करके इस्तीफ़ा दे देते हैं, आई डोंट वांट टू वर्क अंडर दिस क्राउन। भारत आ जाते हैं। CR दास को अपना वो मेंटोर माना करते थे, चित्तरंजन दास, और उनकी मेंटोर पॉलिटिकल गुरु मानते थे और भारत आकर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करते हैं। 1922 से 1938 तक उन्होंने बहुत सारे आयाम तय किए थे, एक्टिव हो गए थे और
जब एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन चल रहा था तब ही प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन। तब से वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। 1938 में गुजरात के हरिपुर में एक सेशन हुआ था जिसमें वो पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और इसी साल उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई है जिसके चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू को बनाया था उन्होंने। यही प्लानिंग कमेटी आगे चल के प्लानिंग कमीशन बन जाएगी 1950 में, जिसमें 5 ईयर प्लान का सिस्टम भारत में शुरू हो गया था। लॉन्ग टर्म प्लानिंग 5 ईयर प्लान, ये एनपीसी ही बन गई थी प्लानिंग कमीशन मार्च 1950 में। और ये सिस्टम हमने लिया था रशिया से। यूजुअली सोशलिस्ट कंट्रीज में ही ये 5 ईयर प्लानिंग का सिस्टम देखा जाता था, तो रशिया से सिस्टम हमने कॉपी किया था। 1915 में इसको प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बना दिया गया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस फिर इलेक्शन के लिए दावेदारी पेश कर देते हैं कि कांग्रेस का इलेक्शन होने वाला है। त्रिपुरी को आजकल जबलपुर कहते हैं सदर्न मध्य प्रदेश में। तो वो त्रिपुरी सेशन में फिर दावेदारी पेश करते हैं। इस बार उनको कंटेस्ट करना पड़ेगा अगेंस्ट पी सीतारामैया कंटेस्ट करते हैं, लेकिन सुभाष बोस जीत जाते हैं। सुभाष बोस के अगेंस्ट कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता हैं। सुभाष बोस का सोच और मेथड अलग है फ्रीडम स्ट्रगल को लड़ने का। बाकी जो है वो गांधी जी के तरीके से मूव करना चाहते हैं। कांग्रेस ओब्वियसली वायलेंस के रास्ते पे नहीं जा सकती है और सुभाष बोस का कहना है जब तक आर्म्ड स्ट्रगल नहीं होगी तब तक फ्रीडम नहीं मिलेगी। बहरहाल सुभाष बोस जब देखते हैं कि पूरी कांग्रेस इज अगेंस्ट हिज टाइप ऑफ थिंकिंग एंड मेथड्स, देन ही रिजाइंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रेसिडेंटशिप, इस्तीफा दे देते हैं और कुछ समय बाद फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं अपनी पार्टी। 1939 में ही उन्होंने बनाई है फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी वो कांग्रेस में ही है। जल्दी ही उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज की वजह से कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जब सुभाष बोस ने इस्तीफा दे दिया था त्रिपुरी सेशन में अध्यक्ष बनने के बाद, तो बाकी समय के लिए अध्यक्ष कौन रहे थे? बाकी समय के लिए पूरे साल में इट वॉज राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे कांग्रेस के आफ्टर रेजिग्नेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 1940 में उनको अंग्रेज अरेस्ट कर लेते हैं, कलकत्ता में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। यहाँ से वो चले जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, जियाउद्दीन का भेष बनाकर एक इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनकर उसका एक अपना विजिटिंग कार्ड भी छपवाते हैं और यहाँ से वो कलकत्ता से एस्केप कर जाते हैं। एल्गिन रोड पे कलकत्ता में उनका घर हुआ करता था। वहाँ से अपने नेफ्यू के साथ वो उसकी मदद से एस्केप कर जाते हैं। फाइनली वो पहुँच जाते हैं बर्लिन। अफगानिस्तान रशिया की मदद से वो बर्लिन पहुँच जाते हैं। बर्लिन में लगभग 1.5 साल रहते हैं। हिटलर से एक बार मुलाकात भी होती है। बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बट वहाँ रहते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत कार्रवाई होती है। वहाँ पे उन्होंने इंडियन लीजियन नाम की संस्था शुरू की थी जर्मनी में। इंडियन लीजियन नहीं चल पाई थी। तो फाइनली मैंने आपको बताया 1943 में वो सिंगापुर आ जाते हैं और आईएनए का दूसरा फेज शुरू करते हैं। आईएनए में बहुत सारे रेजिमेंट बनाते हैं। एक महिला रेजिमेंट भी बनाया था, रानी झांसी रेजिमेंट ऑफ ब्रिगेड, जिसकी अध्यक्षता लीडरशिप थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल के पास। तो ये इस तरीके से गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड इस तरीके से बनाते हैं और एक महिला दल भी बनाते हैं। यहीं पर वो चलाते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं। बहुत से देश इसे मान्यता देते हैं। यही भारत की आगे चल के सरकार बन जाएगी जब भारत आज़ाद हो जाएगा। उन्होंने स्लोगन दिया है जय हिंद का नारा देते हैं और उन्होंने गांधी जी को बोला है फादर ऑफ द नेशन। 1944 में किसी रेडियो प्रसारण से उन्होंने बोला था गांधी जी को, वी वांट योर ब्लेसिंग्स फादर ऑफ द नेशन। 1944 मार्च तक वो इम्फाल तक पहुंच जाते हैं, कांगला फोर्ट जिसे कहते हैं वहां तक पहुंच जाते हैं। बट इसके बाद जापान जर्मनी बैकफुट पे है, हारने लगे हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। और 1945 अप्रैल तक आते फरवरी तक पता हो गया था कि जापान जर्मनी हार चुके हैं। उधर 6 अगस्त 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी हो जाता है। उस बॉम्बिंग के बाद जब जापान तहस नहस हुआ है तो सुभाष बोस फिर रशिया से मदद लेने के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन जब वो निकलते हैं तो एक जापान से सपोर्ट उन्हें मिलता है। एक एयरक्राफ्ट पे वो जाते हैं, अबोर्ड करते हैं और उसके बाद जब वो उड़ता है कुछ ही समय बाद फोर्मोसा, जिसे आजकल ताइवान कहते हैं, वहाँ पर वो क्रैश हो जाता है। सपोजिटली उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। नथिंग इज नोन एक्चुअली आफ्टर दिस पर्टिकुलर थिंग। मुखर्जी कमीशन वगैरह ने इसकी तहकीकात की थी।
ज़्यादा कुछ पता नहीं है। उधर 1945-46 में आईएनए ट्रायल्स होते हैं। आईएनए में जितने सैनिक थे, अधिकारी थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। इसको आईएनए ट्रायल्स कहते हैं। रेड फोर्ट ट्रायल्स भी कह देते हैं, जो दिल्ली के लाल किले में हुए थे। एक दिल्ली में लाल किले, एक रेड फोर्ट ट्रायल दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल एम्परर थे उनके ऊपर भी हुआ था। और दूसरा रेड फोर्ट ट्रायल्स किनके ऊपर है? आईएनए के ऑफिसर्स और सोल्जर्स के ऊपर है कि उन्होंने क्राउन के खिलाफ बगावत की है। इसमें 3 प्रमुख ऑफिसर्स थे, प्रेम कुमार सहगल, गुरद्वारा सिंह ढिल्लो एंड शाह नवाज खान। इनके ऊपर और सोल्जर्स के ऊपर मुकदमा चला है। जब इन पर मुकदमा किया है अंग्रेजी सरकार ने, तो इनको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ने एक डिफेंस कमेटी बनाई है जिसमें बहुत सारे वकील हैं। उनको लीड कर रहे हैं भूलाभाई देसाई। इसमें नेहरू ने भी वकील के तौर पे काम किया है और ये अपनी दलील पेश करते हैं कि ये बगावत नहीं है। फाइनली इस रेड फोर्ट ट्रायल्स में कांग्रेस के वकील हार जाते हैं और उस समय के माहौल को देखते हुए सरकार इन तीनों अफसरों को, सोल्जर्स को माफ़ी दे देती है। इस तरीके से इसे आईएनए ट्रायल्स कह देते हैं। दिस इज़ अबाउट द एलाइड, जो छोटे छोटे इवेंट्स थे उसके बारे में है दिस पर्टिकुलर थिंग। चलिए, दिस इज़ वन थिंग। अब थोड़ा बहुत और रहता है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।